नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो फोर्थ चैप्टर है जिनमें संस्थाओं के कामकाज कैसे होते हैं उनके बारे में हम फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का कक्षा 9 का तो इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। संसद के बारे में कि जो संसद होती है क्या होती है और किस प्रकार इसकी भूमिका रहती है, तो शायद रहती है या नहीं, और यदि रहती है तो ये कैसे फैसले ले सकती है, क्या यानी कि इसकी जो भूमिका रहती है वो क्या रहती है, मैन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कैसे फैसले लेती है संसद की भूमिका नहीं थी, लेकिन हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको ये कोई जिक्र आपको यहाँ पे मिलेगा कि किस प्रकार से ये अपने को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, राष्ट्रपति यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था संसद का, ठीक है। और आगे देखते हैं तो कि उसके बारे में जो हमने पहले हमने जो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो एक कार्यालय ज्ञापन लिया था उसके बारे में, और प्रधानमंत्री ने भी उसमें कुछ ना कुछ करते ही हैं, जो टीम रहती है वो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर फैसले लेती है। ये नहीं होता है कि अकेले व्यक्ति आया और सब कुछ फैसले ले लिया, ठीक है। तो इस संसद में नहीं जाता डायरेक्टली, ये नहीं रहता है कि डायरेक्टली जैसे आपने कहा और आपका जो फैसला संसद पहुँच गया, नहीं। तो इसकी जो संसद में जो चर्चा है वो सरकार की राय प्रभावित हुई, इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए दबाव पड़ता है, और अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती है तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती। कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सरकारें ये कदम नहीं उठा सकती थी? आप पहले की कक्षा में आपने संसद के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो वो याद करके आप कल्पना करने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। क्योंकि संसद मान लीजिए जो कैबिनेट है वो यदि कोई भी निर्णय लेती है तो यदि उसे जो संसद है वो नकार देती है तो क्या होता, यह आप सोच सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों रहती है। कई लोगों के आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जरूरत है संसद की। तो हर लोकतंत्र में निर्वाचन जन प्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। जो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सभा यानी कि राष्ट्रीय, उसे संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। यदि आप क्योंकि जो विधानसभा के अंदर भी मंत्री बैठते हैं ना, तो वो भी क्या रहते हैं कि वो राज्य के स्तर के रहते हैं, वो भी रहते हैं, कैबिनेट रहती है। लेकिन ये जो कैबिनेट है ये राष्ट्रीय सभा को सांसद कहते हैं, और उसके अंदर जो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है, जैसे सांसद। और अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, और हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो आगे इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है, और कानून बनाने या विधि निर्माण का या काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। जब विधायिका संसद के अंदर जो सभाएं होती हैं उन्हें विधायिका कहते हैं। और दुनिया भर में संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, और मौजूदा कानूनों को खत्म कर इसकी जगह नए कानून भी बना सकती है। ये किसके पास रहते हैं? संसद के पास में ही ये अधिकार रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे जो एक और लेते हैं दूसरे टॉपिक पर कि दुनिया भर में जो संसद होती है वो सरकार चलाने वालों को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। कभी कभी ये नहीं है कि सरकार मन में आ रही है जो कर रही है, क्योंकि जो संसद है इनके पास में भी कुछ अधिकार रहते हैं। जैसे भारत देश में उसे सीधा या पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं, और सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। ये नहीं कि सरकार जो आ रही है बजट पेश कर रही, नहीं, संसद का उस पर नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। जब तक संसद मंजूरी नहीं देती है आपको कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ना कोई बजट ऐसे वैसे पेश करते हैं। आगे है कि सार्वजनिक मसलों व किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। मान लीजिए आपने तो कोई निर्णय ले लिया, लेकिन संसद उसका जवाब आपसे मांग सकती है। आगे चलते हैं। संसद के दो सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश जो बड़े देश होते हैं उनमें संसद की भूमिका व अधिकारों
को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। और पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने होते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा सदन रहता है वो अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य कामकाज विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करता रहता है। जो उनके हितों में भाई जो काम हो रहे हैं या नहीं, उनके बारे में जानकारी निगरानी रखता रहता है। और हमारे देश में जो संसद है उसके दो सदन है और दोनों सदनों में से को लोकसभा, राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट वाली जो राज्यसभा होती है वहाँ से, और हाउस ऑफ पीपल लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों सदनों में से सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अब उसके बाद में आपको संसद तो आपको बताया, लेकिन उसके बाद में भी राष्ट्रपति जी नहीं, उनके निर्णय भी जरूरी है। जब तक मंजूरी नहीं तब तक कोई कार्य नहीं। आगे चलते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा इस संसद के बारे में, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है लोगों के द्वारा। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद कर लेते हैं कि लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में अलग अलग दबाव, जैसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों को कौन चुनता है, उनका कार्यकाल क्या रहता है, कौन सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है। इस प्रकार के जो भी आपके सवाल हैं ये आप इसके बारे में जानकारी जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए ये चारों, ये आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। यहाँ से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये महज बोलचाल की पुरानी शैली है, ये पहले की भाषा है और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। और हमारे जो, क्योंकि आपको लगता है कि अपर हाउस बोल दिया तो ऊपर राज्यसभा ऊंचा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही होते हैं। देखिए पलट गए ना, जैसे कि लोअर हाउस तो यहाँ पे अपर हाउस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पुरानी बातें थी और अभी के बारे में है कि किसी भी राज्य सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है और इन दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि लोकसभा में अधिक सदस्य रहते हैं, राज्यसभा में कम रहते हैं। और लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है और लोकसभा की सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उन्हें खारिज नहीं कर सकती। देखिए राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की देरी कर सकता है, लेकिन उसे संशोधन का सुझाव दे सकती है, उसे भंग नहीं कर सकती और मना नहीं कर सकती। लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत हासिल करता है। लोकसभा बहुत पावरफुल है। अगर आधे से ज़्यादा लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। देखिए प्रधानमंत्री को भी पद छोड़ना पड़ सकता है यदि लोकसभा के सदस्य इसे बोल दें 50% से ज़्यादा कि हमें ये इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो राज्यसभा को अधिकार हासिल ये नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को। आशा करूँगा आपको यहाँ पर अच्छी जानकारी मिल रही होगी और रेगुलर आप वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको इस प्रकार से छोटी छोटी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों आगे चर्चा कर लेते हैं कैसे कि लोकसभा में अब एक दिन यहाँ पे छोटा सा हम बात है, वहाँ पर आप इसमें और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा क्या कि लोकसभा का एक दिन था। तो 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 का एक सामान्य दिन था। और आइए इस बात पर गौर करते हैं कि सदन में इस दिन क्या हुआ और इस दिन में क्या कार्यवाही के आधार पर संसद की भूमिका व अधिकारों की पहचान करें
अपनी कक्षा में इस पर बात कर रहे थे। चलिए 11 बज चुके हैं और विभिन्न मंत्रियों के सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्न के निम्नलिखित जवाब दिए गए। इन प्रश्नों में शामिल थे कौन कौन से प्रश्न थे कि कश्मीर में आतंकवाद समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है। सरकार से पूछा गया पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताइए। बहुत अच्छा सवाल। बड़ी कंपनियों द्वारा दवाइयाँ अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अब देखिए 3 सवाल महत्वपूर्ण 3 है 11 बजे के। तो मान लीजिए इनमें देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं कि कश्मीर पर आतंकवाद का क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है कश्मीर के अंदर, क्या आतंकवाद बढ़ रहा है आपको पता है। और पुलिस और आम लोगों पर अनुसूचित जातियाँ जो छोटी जातियाँ रहती है तो उन पर जो अत्याचार किए जाते हैं तो उनका जवाब पूछ रहे हैं। बड़ी कंपनी की जो दवाइयाँ वो महंगी क्यों हो रही है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं 12 बज चुके हैं, यानी कि ढेर सारी सरकारी दस्तावेजों की चर्चा के लिए दस्तावेजों में शामिल होते हैं। तो इसमें आगे आता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम क्या हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, आपको पता हो IIT, ये वही है खड़गपुर वाली जो सबसे अभी यदि आप देखें तो ये शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत सबसे टॉप रैंक पे खड़गपुर वाली, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट, यदि आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ, तो विशाखापट्टनम में है, उसका बारे में आगे चलते हैं। 12:02 की बात है कि विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया है और रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को अनुदान की जरूरत है। यह रेल मंत्री बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के अंदर कि मानवीय संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिनियम संस्था विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार का अध्यादेश क्यों लाना पड़ा, ठीक है। आगे कि जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो उसमें तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यदि आपसे पूछे कि CBI की फुल फॉर्म क्या रहती है तो ये रहती है केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ब्यूरो आई, अन्वेषण ब्यूरो का प्रतिशोधात्मक रवैया। अब आगे चलते हैं कि संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत। अब ये आ गया, ये भी बहुत खतरनाक है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की जो भाषाएं हैं उनके अंदर भी शामिल किया जाए। आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नियतों की नवीनीकरण की आवश्यकता है, ये आंध्र प्रदेश की आ गई है। आगे चलते हैं, आगे कितने बज चुके हैं, 2:26 में। इसमें क्या हुआ कि प्रतिभूति कानून विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यायन विधेयक। आगे चलते हैं कि सरकार 4 बजे सरकार विदेश नीति और इराक की स्थिति में संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी कर रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई और जब 7:30 बजे चर्चा समाप्त हुई तो सदन अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ये पूरे फैसले एक दिन में नहीं लिए जाते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट डे के लिए बोला जाता है कि अगले दिन ही इसके बारे में चर्चा की जाएगी और आज के लिए सभा को यहीं पे पूरी करते हैं। ये वहाँ पे जानकारियाँ दी जाती हैं। दोस्तों ये था एक और चैप्टर का दूसरा पार्ट। आगे का जो पार्ट लेके आएंगे वो आपका राजनीतिक कार्यपालिका के संबंध में लेके आएंगे। जब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ में बैठ के इसे अच्छे से देखिए और आप समझिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।